Greetings of the day. मैं हूं प्रोफेसर चेतन बिरला and I welcome you all in the lecture of economics of semester 4. And today's topic is tools of public income. Yes, आज हम ये पढ़ेंगे कि पब्लिक की जो इनकम होती है उस पे हमें टैक्स पे करना होता है, राइट? तो चलिए हम पढ़ते हैं हमारा टॉपिक टूल्स ऑफ पब्लिक इनकम को। तो नंबर 1 जो टॉपिक है टैक्सेस, मीनिंग, फीचर्स एंड क्लासिफिकेशन, राइट? सो इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं सबसे पहले। गवर्नमेंट रेवेन्यू इज कंसिडर्ड एज पब्लिक रेवेन्यू मानते हैं। तो गवर्नमेंट की जो रेवेन्यू है वो कंसिडर करी गई है एक पब्लिक रेवेन्यू के लिए। अ गवर्नमेंट हैज टू फाइंड आउट द सोर्सेस। गवर्नमेंट को जो है वो सोर्सेस फाइंड करने होते हैं ऑफ पब्लिक रेवेन्यू के, कि वो उन्हें एडजस्ट कर सके पब्लिक एक्सपेंडिचर में। एंड फॉलोइंग आर द मेन सोर्सेज ऑफ पब्लिक रेवेन्यू के मेन सोर्सेज हैं। तो हमारे इंट्रोडक्शन में हमने ये पढ़ा कि गवर्नमेंट को फाइंड करने हैं कि सोर्सेज ऑफ पब्लिक रेवेन्यू के सोर्सेज कहाँ से होते हैं, उन्हें एडजस्ट भी करना है पब्लिक के एक्सपेंडिचर के अंदर। तो जो मेन सोर्स है हमारे पब्लिक रेवेन्यू के, पहला है नॉन टैक्स रेवेन्यू सोर्सेज एंड दूसरा है टैक्स रेवेन्यू सोर्सेज। सो सबसे पहले हम पढ़ते हैं नॉन टैक्स सोर्सेज कंसिस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू, स्टेट प्रॉपर्टी एंड इंडस्ट्री, गिफ्ट्स एंड डोनेशन एंड अदर इनकम्स। ऑन द अदर हैंड टैक्सेशन इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सोर्स है गवर्नमेंट के रेवेन्यू का, क्योंकि आज हम जो भी अर्न करते हैं उस अर्निंग पे हम लोग कुछ गवर्नमेंट को कुछ परसेंटेज टैक्स पे करेंगे, और जो टैक्स हम पे करेंगे वो टैक्स से गवर्नमेंट की रेवेन्यू है। सो गवर्नमेंट यूज टैक्सेशन टू एनकरेज और डिस्करेज सर्टेन इकोनॉमिक डिसीजंस के लिए। फॉर एग्जांपल, रिडक्शन इन टैक्सेबल पर्सनल और हाउसहोल्ड इनकम बाय द अमाउंट पेड एज इंटरेस्ट ऑन होम लोन्स रिजल्ट इन ग्रेटर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में होता है, एंड वो जनरेट करते हैं मोर जॉब्स। नाउ फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ टैक्स। टैक्स का मतलब क्या है, चलिए सबसे पहले हम वो पढ़ते हैं। टैक्स एक कंपल्सरी फी है जो चार्ज पेबल बाय एन इकोनॉमिक यूनिट टू गवर्नमेंट को देना है विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन टू रिसीव बेनिफिट फ्रॉम द गवर्नमेंट। यस, टैक्स कंपल्सरी एक टाइप का फी चार्ज है जो पेबल होता है बाय एन इकोनॉमिक यूनिट, मतलब हमने जो अर्न किया इकोनॉमिक यूनिट, हम वो गवर्नमेंट को देंगे विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन से कि हमें इससे कुछ बेनिफिट उनसे मिले फ्रॉम द गवर्नमेंट से। अ टैक्स इज नॉट अ वॉलेंटरी पेमेंट नहीं है या वो कोई डोनेशन नहीं है, बट इट इज एनफोर्स किया गया है कंट्रीब्यूशन। सो जो हमारे टैक्स पेयर्स होते हैं who receives benefit from the government are not related to their being tax payer। तो जो टैक्स पेयर्स को बेनिफिट्स रिसीव होता है गवर्नमेंट से आर नॉट रिलेटेड, वो जरूरी नहीं है कि वो लोग रिलेटेड है टैक्स पे करते हैं इसलिए उनको बेनिफिट मिलता है, ऐसा जरूरी नहीं है। द टैक्स पेयर कैन नॉट आस्क फॉर एनी स्पेशल बेनिफिट। जो भी टैक्स पे करता है वो कोई भी टाइप का स्पेशल बेनिफिट एक्सपेक्ट नहीं करेगा फ्रॉम द स्टेट इन रिटर्न फॉर द टैक्स पेड बाय हिम। देखो मैंने टैक्स पे किया है, मुझे बेनिफिट मिलना चाहिए इसीलिए मैं टैक्स पे कर रहा हूं, ऐसा कंपलसरी नहीं है, आप ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। डेफिनेशन ऑफ टैक्स क्या है? देयर आर डिफरेंसेस बिटवीन लीगल डेफिनेशन एंड इकोनॉमिक डेफिनेशन ऑफ टैक्सेस बिकॉज economics do not consider many transfers to government to be taxes। yes, so there are differences है between legal definition and economic definition of taxes के बीच में, क्योंकि economics जो थे उन्होंने consider नहीं किया many transfers to government को कि उन्हें टैक्स लगाया जाए। so government also receive resources, उन्हें भी मिलता है by creating money through voluntary gifts, by imposing penalties, by borrowing। तो गवर्नमेंट को भी पैसे मिलते हैं, उनके भी कुछ रिसोर्सेज हैं मनी को क्रिएट करने के लिए, दैट इज क्रिएटिंग मनी, या थ्रू वॉलंटरी गिफ्ट से, या वो लोग कुछ इम्पोज करते हैं पेनल्टीज लगाते हैं,
या by borrowing. So from the view of economics, a tax is non-penal है. अगर मैं इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो टैक्स क्या है, एक नॉन पेनल है. येट कंपल्सरी ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम द प्राइवेट टू पब्लिक सेक्टर बोला जा सकता है, जिसे लिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ प्री डिटरमाइंड क्राइटेरिया. पहले से हमने कुछ क्राइटेरिया डिसाइडेड है एंड विदाउट रेफरेंस टू स्पेसिफिक बेनिफिट रिसीव. सो फ्रॉम द प्राइवेट टू पब्लिक सेक्टर लिवाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ उनके प्री डिटरमाइंड क्राइटेरिया से एंड विदाउट रेफरेंस टू स्पेसिफिक बेनिफिट रिसीव जो उन्हें होता है. Some economic definitions of tax have been given as follows. अब टैक्स की क्या डेफिनेशन थी, तो डॉक्टर डेल्टन ने डिफाइन किया था टैक्स एज कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन है जिसे हमने इम्पोज किया है बाय अ पब्लिक अथॉरिटी इररिस्पेक्टिव ऑफ द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ सर्विस जो उन्हें रेंडर किए जाते हैं टैक्स पेयर इन रिटर्न में. यस, तो डॉक्टर डेल्टन ने क्या बोला कि ये एक टाइप का कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन है जिसे इम्पोज किया गया है बाय अ पब्लिक अथॉरिटी से इररिस्पेक्टिव ऑफ द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ सर्विस उन्होंने जो रेंडर किया है टू द टैक्स पेयर को इन रिटर्न में. इन द वर्ड्स ऑफ प्रोफेसर सेलिगमन, अ टैक्स क्या है, अ कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन है फ्रॉम अ पर्सन टू द गवर्नमेंट टू डिफ्रे द एक्सपेंसेस इनकर्ड, जो भी डिफरेड हुए एक्सपेंसेस इंकर्ड हुए हैं कॉमन इंटरेस्ट ऑफ ऑल के विदाउट रेफरेंस टू अ स्पेशल बेनिफिट कंफर्म करके. यस, तो प्रोफेसर सेलिगमन ने क्या बोला था कि कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन होता है फ्रॉम अ पर्सन टू द गवर्नमेंट को टू डिफरे द एक्सपेंसेस इनकर्ड. तो जो भी उन्होंने गवर्नमेंट एक्सपेंसेस किए हैं उसमें मैं भी आपको कुछ हिस्सा मेरा एज अ कंट्रीब्यूट करता हूँ इन दी कॉमन इंटरेस्ट ऑफ ऑल में. जरूरी नहीं कि आपने जो काम किया मैं उसी काम के लिए दे रहा हूं. मैंने जो टैक्स पे किया है वो आप कोई भी अच्छे कामों में लगा सकते हैं विदाउट रेफरेंस टू अ स्पेशल बेनिफिट कंफर्म बोल के. अकॉर्डिंग टू डी मार्को, द टैक्स इज द प्राइस विच ईच सिटीजन पेज टू द स्टेट टू कवर हिज शेयर ऑफ द कॉस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक सर्विसेज विच ही विल कंज्यूम. यस, टैक्स जो है प्राइस है which each citizen पे करता है to the state को ताकि वो कवर कर सके उनके shares of the cost of the general public services में and which he consume. In the view of Buell, it is compulsory contribution है and although it may be paid willingly enough है but it is not a penalty for legal offenses. So it is क्या है, compulsory contribution है although it may be paid हम willingly enough नहीं है बट इट इज नॉट अ पेनल्टी भी नहीं है फॉर लीगल ऑफेंसेस के. टेलर ने बोला टैक्सेस जो है कंपल्सरी पेमेंट होते हैं गवर्नमेंट को विदाउट एक्सपेक्टेशन ऑफ डायरेक्ट रिटर्न आपको मिलेगा इन बेनिफिट ऑफ टैक्स पेयर. क्या आप टैक्स पेयर हो तो चलो आपको बेनिफिट मिलना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा एक्सपेक्ट मत करना. नेक्स्ट टॉपिक, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टैक्स सिस्टम. इट इज assumed to find all principles or canons of tax system in a good tax system. It is not reasonable to imagine a good tax system without its inadequacy in a behavior. So ये it is not a responsible, ये हमारी कोई responsible नहीं है कि हम imagine करें कि good tax system कैसा होना चाहिए without its inadequacy behavior. In other words में मैं बात करूँ तो एडमुंड बुर्खे, इट इज डिफिकल्ट टू टैक्स को कैलकुलेट करना बहुत डिफिकल्ट है एंड टू प्लीज एज इट इज टू लव एंड टू बी वाइज. सो फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स आर एसेंशियल है फॉर ए गुड टैक्स सिस्टम के लिए. चलिए तो कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ते हैं. पहला पॉइंट, द टैक्स सिस्टम मस्ट बी किस पे होना चाहिए, बेस्ड होना चाहिए ऑन कैनन ऑफ इक्विटी. कैनन ऑफ इक्विटी का मतलब है रिच शुड पे मोर एंड पुअर less so that it should be progressive in nature. That is canon of equity. इक्विटी पे जोर दिया गया है कि भाई जो अमीर लोग हैं वो ज्यादा टैक्स पे करें और जो गरीब है पुअर वर्ग है वो लोग कम टैक्स पे करें. द टैक्स सिस्टम शुड बी क्या होना चाहिए, ट्रबल फ्री होना चाहिए टू नो एंड एडमिनिस्टर. द टैक्स सिस्टम should not have any dimensions नहीं होने चाहिए.
बिकॉज इट इज डिफिकल्ट है टू इवॉल्व अ टैक्स सिस्टम को विच इज द बेस्ट और आइडल होता है. So in the view of Wagner, a good tax system should reduce the inequalities of income. तो जो एक गुड टैक्स सिस्टम होता है वो रिड्यूस करेगा आपकी इनइक्वालिटीज को. According to Dr. Dalton, the best system of taxation from the economic point of view is that which has the best, किसके पास बेस्ट है, और द लीस्ट बैड इकोनॉमिक इफेक्ट किसके पास है. द 6th पॉइंट है द टैक्स सिस्टम शुड बी प्रोडक्टिव होना चाहिए. मतलब आप जो भी करें वो प्रोडक्शन होना चाहिए, मतलब उसका प्रोडक्टिविटी वर्क हो. अकॉर्डिंग टू जे के मेहता, टैक्सेशन एक इज एन एक्ट ऑफ प्रोडक्शन है, एक टाइप का एक्ट ऑफ प्रोडक्शन है, एंड देयरफॉर वन मस्ट अफेक्ट एज मच इकोनॉमी प्रोडक्शन होता है एज पॉसिबल. सो टैक्सेशन एक टाइप का एक्ट ऑफ प्रोडक्शन है, एंड देयरफॉर वन मस्ट अफेक्ट, उसको अफेक्ट करे एज मच इकोनॉमिक प्रोडक्शन आपके लिए पॉसिबल. अ गुड टैक्स सिस्टम आउट टू बी बेस्ड होना चाहिए ऑन द कैनन ऑफ सर्टेनिटी पे. यस, जो भी आपका गुड टैक्स सिस्टम है, आप जिसको ऑट करोगे वो किस पे बेस्ड होना चाहिए, सर्टेनिटी पे बेस्ड होना चाहिए. द टैक्स विच एवरी पर्सन इज रिक्विजिट टू पे, सबको पे करना है, रिक्विजिट टू पे, बी सपोज टू बी सर्टन होना चाहिए, एक कॉमन हो, एंड नॉट आर्बिट्री, कंपल्सरी ना हो, so that he is not left to whims of tax officials. 8th point, a good tax system should be suitably elastic होना चाहिए. Yes, a good tax system should be suitably elastic होना चाहिए, so that according to the necessities taxes incomes can be increase किया जा सके या decrease किया जा सके. A good tax system should have an effect on favorably resting on the society. तो आपका जो एक गुड टैक्स सिस्टम है वो क्या होना चाहिए, एक इफेक्ट होना चाहिए ऑन फेवरेबली रेस्टिंग ऑन द सोसाइटी के ऊपर. आई होप यू गॉट द पॉइंट ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टैक्स सिस्टम पे. सो यहाँ पे जो पॉइंट नंबर 7 था उसमें लास्ट में लिखा था कि भाई आर्बिट्री, सो दैट ही इज नॉट लेफ्ट टू द विम्स. तो विम्स का मतलब क्या है ना, इसका मतलब जानना चाहेंगे ना, whims of the tax officials, right? तो मतलब होता है इसका a sudden desire, कोई एकदम अचानक डिजायर आना या चेंज ऑफ माइंड, स्पेशली वन दैट इज अनयूजुअल हो, अनएक्सप्लेन्ड हो ऑफ टैक्स ऑफिशियल्स का, तो ये नहीं. नाउ 5th पॉइंट है क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्सेस. So classification of taxes can be done in the following two content, on the basis of who will bear the burden of taxes, and second है on the basis of tax rate पे. चलिए तो हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं फर्स्ट पॉइंट, on the basis of burden of taxes. So classification of taxes on the basis of who will bear the burden is as under. So number 1, direct taxes, and second is indirect taxes. तो फर्स्ट पॉइंट है डायरेक्ट टैक्सेस. चलिए अब हम उसको पढ़ते हैं अबाउट द डायरेक्ट टैक्सेस. नॉर्मली डायरेक्ट टैक्सेस आर दोज टैक्सेस व्हिच आर पेड इन द फर्स्ट इंस्टेंट एंड इट इज पेड बाय दोज ऑन whom it is imposed. Yes, तो डायरेक्ट टैक्सेस नॉर्मली क्या है, डायरेक्ट टैक्सेस आर दोज टैक्सेस हैं which are paid in the first instance, आप एक ही बार में पे कर देते हैं, and it is paid by those, और वो पे करते हैं जिनके ऊपर ये इम्पोज किया गया है कि उनको टैक्स पे करना ही पड़ेगा. It cannot be shifted to another person, आप किसी और पर्सन को ये नहीं दे सकते. Thus, the impact and incidence of direct tax fall on the same person. तो जिसके वजह से उसका इम्पैक्ट है एंड उसका जो इंसिडेंस है डायरेक्ट टैक्स फॉल, मतलब जो उसे टैक्स पे करना है डायरेक्टली ऑन द सेम पर्सन पे आ गया. सो इनकम टैक्स इज द एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट टैक्स. इन अदर वर्ड्स में प्रोफेसर सेरास, जो डायरेक्ट टैक्सेस आर दोज लिवाइड इमीडिएटली, जिन पे हमने इमीडिएटली लगाया हो ऑन प्रॉपर्टी,
एंड इनकम ऑफ अ पर्सन एंड दोज दैट आर पेड बाय द कंज्यूमर्स, जो उसे पे करता है टू द स्टेट डायरेक्ट आर कॉल्ड डायरेक्ट टैक्सेस। तो जो टैक्स गवर्नमेंट को डायरेक्टली, स्टेट को डायरेक्टली, उसे डायरेक्ट टैक्स बोला। Thus, according to Professor Seras, income tax, wealth, and corporation taxes, which are directly paid to the state, may be called as direct taxes. तो जो आपके इनकम टैक्स, वेल्थ एंड कॉर्पोरेशन टैक्स आप डायरेक्टली पे कर रहे हो स्टेट को, आपने डायरेक्टली पे किया है, इसलिए उसको बोलते हैं हम डायरेक्ट टैक्सेस। अब इनडायरेक्ट टैक्सेस, so indirect taxes are those which are demanded from one person in the anticipation and purpose that it will cover himself at the cost to another. Yes, indirect taxes क्या है? Are those हैं which are demanded, जिनको हमने डिमांड करी है from one person से in the anticipation and purpose में, जो कवर करेंगे himself at the cost to another में। तो thus when a tax can be shifted, तो जब आप टैक्स को शिफ्ट करते हो, and when incidence of tax is on some other person पे आ जाए, तो उसे आप कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। जीएसटी, कस्टम, एक्साइज ड्यूटी एक्सेट्रा, ये सब एग्जांपल्स हैं ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस के। सो प्रोफेसर सेरा सेज दैट which affect the income and property of a person, तो जो अफेक्ट करता हो हमारी इनकम एंड प्रॉपर्टी ऑफ पर्संस through their consumption से may be called as indirect taxes, तो हम उनको indirect taxes बोलते हैं। Thus, customs and excise duties may be called as indirect taxes बोला जा सकता है। Second है on the basis of tax rate. So classification of taxes on the basis of the rate is as under. So on the basis of tax rate के अगर मैं देखूं तो क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्सेस जो है ऑन द बेसिस ऑफ द रेट इज एज अंडर। तो सबसे पहला है प्रोग्रेसिव टैक्सेस, दूसरा है प्रोपोर्शनल टैक्सेस, एंड तीसरा है रिग्रेसिव टैक्सेस। चलिए हम सबसे पहले पढ़ेंगे अबाउट द प्रोग्रेसिव टैक्सेस के बारे में। सो प्रोग्रेसिव टैक्स implies that the rate of taxation जो है which increases with the increase in income, right? तो प्रोग्रेसिव टैक्स जो है वो इंप्लाई क्या करेगा कि आपका जो रेट ऑफ टैक्सेशन है वो इंक्रीज होगा विद इंक्रीज इन इनकम के साथ। हायर द इनकम, हायर विल बी द रेशियो ऑफ टैक्स होगा। सो इन अदर वर्ड्स, इफ द इनकम ऑफ अ पर्सन इंक्रीज हो जाता है, टैक्स रेट एंड ऑल्सो इंक्रीजेस रिस्पेक्टिवली एंड वाइस वर्सा। A schedule of progressive tax rate is one in which the rate of taxation आपकी increase होती है as the tax base increases. तो schedule of progressive tax rate क्या है? is one, वो है in which जिसके अंदर में आपका rate of taxation increase हो रहा है as the tax base increases. So following schedule आपका explain करता है progressive tax system के बारे में। अगर इनकम लेवल 40,000 है तो आपको टैक्स पे करना है 5%, मतलब कि 2,000। अगर आपकी इनकम लेवल 50,000 है तो आपको 10% टैक्स रेट पे करना है, दैट इज 5,000। अगर आपकी इनकम 60,000 है तो आपको पे करना है 15%। तो 60,000 का 15% अगर मैं बात करूंगा तो दैट इज 9,000। 70,000 का 20% होता है 14,000। तो ये था आपका शेड्यूल ऑफ प्रोग्रेसिव टैक्स रेट्स के बारे में, राइट? सो द शेड्यूल नंबर 2 shows that the tax base increase हुआ, the tax rate also increases. If the person is earning 40,000 and paying 5% rate, then he has to pay only 2,000 an amount of tax. With increase in income, जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज होती गई, income by 50,000, the tax rate increases by 10% rate. And if he is paying 5,000 as an amount of tax and so on, so it implies that tax rate rise as income rise. तो टैक्स रेट राइट होगा क्योंकि आपकी इनकम इंक्रीज हो रही है, इसीलिए। अब हम चलते हैं अबाउट द प्रोपोर्शनल टैक्सेस। ना प्रोपोर्शनल टैक्सेस क्या है? प्रोपोर्शनल टैक्सेस इज इंपोज किया गया है एट द सेम रेट irrespective of the income size. That is,
the rate of tax remains the same at all income levels पे same रहता है. So accordingly, therefore, when the tax rate remains unchanged होगा for each unit of tax base, then it could be called proportional. When the tax rate remains unchanged, आपने कोई change नहीं किए हैं for each unit of tax base, it would be called proportional. Now, for example, if the tax rate remains constant at 20% पे रहता है, then every person will have to pay income tax. सभी को income tax pay करना पड़ेगा at this rate, क्योंकि as income increases, so it can be illustrated from the following schedule से. अगर आपकी इनकम लेवल 40,000 है तो आप टैक्स रेट कितना पे करेंगे 20%, दैट इज 8,000. इनकम लेवल है आपका 50,000, दैट इज 20%, सो 10,000. 60,000 का 20% 12,000. 70,000 का 20% 14,000. दैट मीन्स आपका टैक्स रेट क्या है भाई यहाँ पे सेम है. तो if the tax rate remains constant at 20%, then every person will have to pay income tax rate at this rate as income increases, and it can be illustrated from the following schedule. So from the schedule number 1, we can see that if a person has an income of 40,000 and the tax rate is prevailing 20%, then he has to pay 8,000. An amount of tax as well as the persons with an income of 50,000, 60,000, 70,000 are paying taxes at the same rate, which is 20%. And they have to pay 10,000, 12,000, 14,000 respectively as an amount of tax. उनको pay करना पड़ता है, right? तो कहने का मतलब क्या है कि 40,000 पे आपको 20% पे करना पड़ा, तो that comes to 8,000. 50,000 पे 20% पे करोगे तो 10,000 है. 60,000 पे 20% पे करोगे तो 12,000 है. 70,000 पे 20% पे करोगे 14,000 है. मतलब सब पे आपको 20% ही लग रहा है. तो थर्स ये क्लियर है कि आपका जो टैक्स रेट है वो चेंज नहीं होगा विद द इंक्रीज इन इनकम, दो द अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय टैक्स पेयर्स इंक्रीजेस, क्योंकि उनकी इनकम इंक्रीज हो रही है. Now we talk about the regressive taxes. Regressive tax is a tax in which rate of taxation falls with an increase in income. Yes, regressive tax क्या है? Is a tax in which rate of taxation falls with an increase in income. In regressive taxation में incidence falls more on people having lower incomes than that of those having higher incomes. तो क्या पता चला? Regressive taxation में incidence falls more on people having lower income than those having higher income. So incidence जो taxation का जो incidence है वो गिरता है, किस पे आता है सबसे ज्यादा? More on people पे जिसकी lower income है, and then बाद में धीरे धीरे having higher income पे. In other words, a regressive tax is one whose tax rate decreases as the tax base increased over. For example, A, Mr. A person income is high, he pay less tax, and B person income is less, so he will pay more tax. So thus regressive taxation is just opposite of progressive taxation के opposite में था. So the following schedule and figures make the concept of regressive taxation more clear करेगा. A schedule of regressive tax rate is one in which the rate of taxation decreases as the tax base increases. The schedule of regressive tax rate क्या था? 40,000 पे tax rate है 20%, so that is 8,000 amount. 50,000 income level पे 15% tax rate, तो 7,500. 60,000 इनकम लेवल है, टैक्स रेट आपको 10%. जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी आपको टैक्स रेट कम पे करना है. 6,000, 70,000 है तो सिर्फ टैक्स रेट 5% पे करो, 3,500. तो शेड्यूल shows that income level increases 40 से 70,000, तो आपका टैक्स रेट भी क्या हो गया? डिक्रीज हो गया 20 से 5%. राइट? तो यहाँ पे हमारा आज का टॉपिक एंड होता है. अगर कोई डाउट है डेफिनेटली आप मुझे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं,
on 7600828696 पे। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।